Welcome guys. Welcome to day 35 ऑफ डेली PYQ डिस्कशन में। और इस सीरीज में हम जितने भी PYQs होते हैं, क्योंकि वो ट्रेंड देखा गया है कि रिपीटेड पैटर्न में आते हैं, तो हर एक उसके ऑप्शन पे भी हम यहाँ पे रिसर्च करने की कोशिश करते हैं, ताकि फ्यूचर में ये एक तरीके का आपको एक बहुत बढ़िया रिवीजन प्रोवाइड करेगा, बहुत छोटी छोटी क्लिप्स। तो देखो, ये 2022 का इकोनॉमी का हम PYQs यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इस तरीके के कुछ PYQ आए हुए थे। यहाँ पे हमने सीखना है कि कैसे आपकी नॉलेज मैटर नहीं कर रही है, एब्सोल्यूट नॉलेज आपकी हर चीज़ की नहीं होनी चाहिए। ये बोल रहे हैं कि इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेटेड है। बस किसी को इतना ही पता होना चाहिए था, ये वो एलिमिनेट कर सकते थे। इसमें आपका कोई लॉजिक वगैरह ये आपको बताता है कि जो भी टफ स्टेटमेंट दी हुई है कि भैया ब्रिक वर्क्स रेटिंग, सर ना नाम नहीं सुना कभी, बेंगलोर बेस्ड रेटिंग है, नहीं नाम सुना कभी। आपको क्या ज़रूरत है ये जानने की, क्या ज़रूरत है ये जानने की? वो आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को इंडिया में कौन रेगुलेट कर रहा है। और ये देखो पूछ कहाँ से रहा है, इकोनॉमिक सर्वे सोवरेन क्रेडिट रेटिंग। इकोनॉमिक सर्वे का एकदम चैप्टर का नाम था, तो किसी ने थोड़ा भी पढ़ा होता तो उसे पता होता कि ये सेबी रेगुलेट कर रहा है। बस इतना याद आपको रखना है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जैसे आपका ICRA वगैरह हो गया, राइट। और then there are many other credit rating agencies. For example, there are Moody's, there are Fitch, there are Brickwork ratings. ये इंडिया बेस्ड एक रेटिंग है। तो 2 और 3 आपका इसका आंसर होना था। कोई डिस्कशन की ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं है, राइट। ये इसलिए न्यूज़ में थी क्योंकि बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग्स जिन्होंने इंडिया के गवर्नमेंट बॉन्ड को रेट किया था, उन पे काफ़ी क्वेश्चन सरकार ने उठाए थे कि हाँ, हमारी जो रेटिंग है अच्छी इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि ये देते नहीं है नॉर्मली। और यहाँ पे इन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की थी कि जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं, ये देखा गया है कि जब वो ग्रो कर रहे हैं, तो उनकी ग्रोथ के साथ उनकी क्रेडिट रेटिंग मैच नहीं कर रही है। रेटिंग नीचे जा रही होती है, ग्रोथ उनकी अच्छी जा रही होती है। ऐसा ही चाइना में भी देखने को मिला था 1997 के बाद। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं बैंक्स बोर्ड ब्यूरो। ये आपको बताता है कि कैसे ये चीज़ जो है आपकी रिपीट होती है। देखो 2019 में है कि हु एमंग द फॉलोइंग गवर्नमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट, ये कह रही है कि इनमें से कौन सी वो बॉडी है जो कि रिकमेंड करती है गवर्नमेंट को पब्लिक सेक्टर बैंक्स की अपॉइंटमेंट के लिए, राइट, कि भैया उनके मैनेजर, उनके डायरेक्टर वगैरह कौन से होंगे। 2019 का PYQ है, आंसर है बैंक बोर्ड ब्यूरो। थोड़ा भी किसी ने पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल इजीली यहाँ लगा सकते थे। अगेन ये आपको फिर से बता रहा है कि क्यों आपको एब्सोल्यूट नॉलेज हर चीज़ की नहीं होनी चाहिए। ये आपको UPSC का एग्जामिनर इन ऑप्शन से, उनके ऑप्शन इतने अच्छे होते हैं, वो हमेशा हेल्प कर रहे होते हैं आपको कि आप एक क्लू ढूंढ के, हिंट ढूंढ के पहुंच सके अच्छे आंसर तक। पहला बोल रहा है, पहला ही ऑप्शन बोल रहा है, गवर्नर ऑफ RBI इज द चेयरमैन ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो। किसी ने इस पे थोड़ा भी पढ़ा होता तो आप यही एलिमिनेट करके 2 और 3 लगा सकते थे। दिस इज हाउ एलिमिनेट वर्क्स, राइट। पहला जो यहाँ पे ये स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ RBI, गवर्नर ऑफ इंडिया, नो नेवर। और अगेन गवर्नर ऑफ इंडिया पे 2021 में भी इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। और उसमें उन्होंने पूछा था कि सर्टेन प्रोविजंस इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर एंड पावर ऑफ गवर्नर। नो, इट इज गवर्नर वगैरह की पावर कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं आ रही है, RBI एक्ट से आ रही है। आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं आपको एक फैक्ट जरूर बताता हूँ कि ऑल्दो देर इज नो स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर RBI इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात याद रखना है, मेंशनड अगर वो कभी पूछे जीवन में, कभी कभी भी, तो याद रखना। गुरु, अगर मुझ पे भरोसा ना हो, 7th शेड्यूल खोज के निकालना, यूनियन लिस्ट खोज के निकालना, उसकी एंट्री चौथी या पांचवी एंट्री देखना, उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मैटर्स लिखे हुए हैं। समझ गए बात को? सो दिस इज व्हाट यू मस्ट रिमेंबर, राइट। सो 2 और 3 बिल्कुल। बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है सिलेक्शन ऑफ द हेड ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए रिकमेंड करता है, यहीं से आपकी बात आती है, वो यहीं से आपकी बात आती है। और देन बैंक बोर्ड ब्यूरो हेल्प्स इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन डेवलपिंग द स्ट्रेटेजीज एंड कैपिटल रेजिंग प्लान। ये आपको जानने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि आपको जानना ये था सिर्फ। समझ गए? सो बी इज योर आंसर। ये एकदम याद रखना है। बैंक बोर्ड ब्यूरो जो बना था आपका, राइट, ये जो है, ये इसका जो चेयरमैन है, इट इज़ नॉट RBI का गवर्नर। इसका चेयरमैन जो है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ये बात आपने याद रखना है। और इसके जो अदर मेंबर्स हैं ये भी याद रखना है। जो आपके डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, इसके मेंबर एक रहता है। फाइनेंशियल सर्विसेज का जो सेक्रेटरी है वो भी इसका मेंबर रहता है। चेयरमैन इज सिलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और अब ये किसी यूज़ का नहीं है बैंक बोर्ड ब्यूरो।
यहाँ से हमें एक और क्वेश्चन अगले साल के लिए पोटेंशियल बनता है, वो है एफएसआईबी, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो। एफएसआईबी के वो सारे काम हैं जो बैंक बोर्ड ब्यूरो के बैंक के रिस्पेक्ट में थे। बैंक बोर्ड ब्यूरो जो सारे काम बैंक के रिस्पेक्ट में करता था, एफएसआईबी वो सारे काम सारी पब्लिक नॉर्मल जो आपकी पब्लिक फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस है, जिसमें आपकी जिसमें आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज आएंगे। ये सारी चीज़ों की अपॉइंटमेंट की रिकमेंडेशन कौन करेगा? अब आपका एफएसआई भी करेगा। ये रिप्लेस हुआ था रिसेंटली 2022 में। गुरु यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, रिवाइज कर लो। तो इन सब की अपॉइंटमेंट कौन करेगा? अब अपॉइंटमेंट की रिकमेंडेशन कौन करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को? एफएसआईबी। ये बात याद रखनी है। और एक बात और याद रखनी है कि इसका भी जो चेयरमैन होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, आरबीआई का इससे कुछ लेना देना नहीं है। राइट। यहाँ से उन्होंने एक क्वेश्चन एक बार 2013 में ये भी पूछ लिया था कि आरबीआई को ना बैंकर्स बैंक कहा जाता है, बोलो क्यों? एक ऑप्शन उसमें ये थी कि आरबीआई एडवाइजेस बैंक्स ऑन मॉनेटरी मैटर। नो, नेवर। क्योंकि आरबीआई का काम ही नहीं है एडवाइस करना बैंक को कि वो अपनी फाइनेंशियल प्रूडेंसी कैसे बढ़ाए। अगर आरबीआई को ये काम दे दिया जाए तो इंडिपेंडेंस आरबीआई की खत्म हो जाएगी। आरबीआई इज बेसिकली अ रेगुलेटर एंड रेगुलेटर इज सपोज टू बी इंडिपेंडेंट एंड न्यूट्रल टू ऑल। ये किसी को फेवर नहीं कर सकता, किसी बैंक वगैरह को। समझ गए बात को? सो ये जो है, नहीं तो ये सरकारी बैंकों को फेवर करने लग जाएगा। तो ऐसे ही एडवाइस करने के लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो बना हुआ है। बैंक बोर्ड ब्यूरो बना हुआ था जिसे रिप्लेस कर दिया फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो। इसका काम एक ये भी है कि मैटर्स रिलेटिंग टू पर्सनल मैनेजमेंट एंड इनके इंस्टीट्यूशंस की जो फाइनेंशियल सर्विसेज है उनको बेटर कैसे किया जाए, उस पे भी जो है एफएसआई भी आपको एडवाइस देता हुआ देखने को मिलेगा। ये वो प्रोसेस है। बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है आपके 2014 के आसपास आपको क्रिएट होते हुए देखने को मिलेगा। 2015 में ये एक्चुअल में क्रिएट हुआ। राइट। ऑपरेशनलाइज 2016 में हुआ, 2019 में। अब आके आपका 2022 में जो है इसे रिप्लेस कर दिया गया एफएसआईबी के द्वारा। ये बातें याद रखनी है। अगेन तीसरा क्वेश्चन ये आपसे कह रहा है कन्वर्टिबल बॉन्ड के बारे में बताओ कि कन्वर्टिबल बॉन्ड का मतलब। देखो सबसे पहले स्टेटमेंट्स देखो ध्यान से, यहाँ ये भी है। राइट। ये भी लॉजिक की बात है। एज देयर इज ऑप्शन, ये एक्सप्लेन कर रही है। बेसिकली लग रहा है ना कि ये एक्सप्लेन कर रही है। एज देयर इज एन ऑप्शन टू एक्सचेंज द बॉन्ड फॉर इक्विटी, कन्वर्टिबल बॉन्ड पे अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपको क्या कह रही है? ये लग रहा है कि कन्वर्टिबल बॉन्ड, अगर आपको पता भी नहीं है कि भैया, साउंड तो ऐसा कुछ कर रहा है कि हाँ बॉन्ड को आप किसी और चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यही आपको हिंट दे रहा है कि वो जो और चीज जिसमें आप बॉन्ड को कन्वर्ट कर रहे हो वो इक्विटी है। मीन्स अगर आपने किसी कंपनी का कन्वर्टिबल बॉन्ड खरीदा हुआ है तो उसमें आपके पास ऑप्शन है कि फ्यूचर में जब भी आप चाहो तो उसे आप इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो। इट मीन्स कंपनी में आप शेयर होल्डर बन सकते हो। बॉन्ड इज बेसिकली डेट इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी इज बेसिकली कैपिटल इंस्ट्रूमेंट। समझ गए बात को? सो आप जो है शेयर होल्डर उसमें बन सकते हो। ये आपको ऑप्शन दे रहा है। और जहां भी आपको ज्यादा ऑप्शन मिलेगा ना इकोनॉमी में, इट मीन्स आपकी जो कॉस्ट है, राइट, आपकी जो कॉस्ट है या फिर आपके जो प्रॉफिट्स है उसमें, वो प्रॉफिट्स कम होंगे क्योंकि ये आपको ज्यादा ऑप्शन दे रहा है। ये बात तो सही लग रही है। तो ऑप्शन टू कन्वर्ट टू इक्विटी अफोर्ड्स बॉन्ड होल्डर अ सर्टेन डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन टू राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस। ये बात भी सही है क्योंकि ये जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है ना, राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस मीन्स इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन का मतलब ये आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। कंज्यूमर प्राइसेस का राइज होने का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन किसी ने अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, नहीं तो मेरे प्रिकोनॉमी की नीचे सीरीज देख लेना। इन्फ्लेशन जो है ना, बॉन्ड को नेगेटिवली इफेक्ट करता है। क्योंकि बॉन्ड में अगर आपने 100 रुपया एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो वो फंस गया आपका। 100 रुपया फंस गया तब तक जब तक बॉन्ड मैच्योर ना हो। समझ गए बात को? और अगर इन्फ्लेशन हुआ तो आपके 100 रुपए की वैल्यू तो कम हो रही है। जब आपको एक बॉन्ड की मैच्योरिटी मिलेगी 3 साल बाद, तब आपके 100 रुपए की रियल वैल्यू रह जाएगी 70 रुपया। इट मीन्स इन्वेस्टर हो गया गुरु, इन्वेस्टर एक तरीके से हो गया मार्केट के द्वारा नेगेटिवली इम्पैक्टेड हो गया। इसीलिए बॉन्ड में इन्वेस्ट करने से जो इन्वेस्टर है वो हमेशा हिचकिचाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अगर फ्यूचर में इन्फ्लेशन हो गया तो। डेवलपिंग इकोनॉमीज में इसीलिए बॉन्ड्स की जो राइट जो उनके बॉन्ड होते हैं उनकी रेटिंग अच्छी नहीं होती है, क्योंकि वहाँ इन्फ्लेशन के ज़्यादा चांसेस होते हैं। समझ गए बात को? रिस्क ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो है रिस्क हेजिंग मिल रही है आपको, क्योंकि आप जो है इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं फ्यूचर में। तो जैसे ही इन्फ्लेशन होगा डेफिनेटली इक्विटी मार्केट में वो रिफ्लेक्ट होगा। इक्विटी मीन्स आपके जो शेयर मार्केट है वो भी साथ साथ में ग्रो होते जाएंगे। समझ गए बात को? तो यहाँ आपको एक हेज क्रिएट होते हुए देखने को मिलेगा। सो आपकी जो है मतलब आपके शेयर की वैल्यू उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी। इन्फ्लेशन होगा तो शेयर की वैल्यू भी तो बढ़ेगी। इन्फ्लेशन होगा तो शेयर की वैल्यू भी उतनी ही बढ़ेगी मनी के मुकाबले। राइट। सो ये सारी चीजें जो है
आपको देखने को मिलेगी। ये इसीलिए आपका सी ऑप्शन। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे ये चीज़ें। एंड अगेन डिबेंचर और बॉन्ड के बीच का डिफरेंस यहाँ से देखते हैं जरा थोड़ा। राइट, पता होना चाहिए कि डिबेंचर जो है ना ब्रो, ये सिंपल बात आपने याद रखनी है। डिबेंचर जो है बॉन्ड ही है लेकिन अनसिक्योर्ड बॉन्ड है। डिबेंचर्स आर बॉन्ड्स बट वो अनसिक्योर्ड है। इट मीन्स इसके नीचे कोई कोलेटरल नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। सो दे आर नोन एज डिबेंचर्स। अब क्योंकि वहाँ कोई कोलेटरल नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, राइट, कोई श्योरिटी नहीं है, इट मीन्स वहाँ रिस्क ज़्यादा है। रिस्क ज़्यादा है तो इट मीन्स ये प्रॉफिट ज़्यादा ऑफर करेंगे, क्योंकि जहाँ जितना रिस्क वहाँ उतना प्रॉफिट इन्वेस्टर को। सो यहाँ पे जो है आपको इंटरेस्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा, या फिर जो आप कहेंगे कूपन रेट जो होता है डिबेंचर्स का ज़्यादा होता है, रिस्क ज़्यादा है। बट बॉन्ड इसके बिल्कुल उल्टा। ये बातें आपको थोड़ी पता होनी चाहिए। आई होप ये सारी चीज़ें जो है आप कवर कर पा रहे होंगे। ये फिर से पूछ रहा है अगेन ये सिंपल क्वेश्चन है, इन्फ्लेशन कंट्रोल का टारगेट इंडिया में किसे दिया गया है। वो बोल रहा है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, वो बोल रहा है एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन, वो बोल रहा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये ऑप्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एफएसडीसी पे उन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप मुझे बताएंगे कि क्या एफएसडीसी एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये भी बताएंगे कि एफएसडीसी जो इंडिया में क्रिएट हुई 2009-2010 के आसपास, ये कौन से कमीशन या फिर कौन सी कमेटी, एक बहुत फेमस इंडिया का इकोनॉमिस्ट रहा है जो आरबीआई का बाद में गवर्नर भी बना, उस कमेटी की रिकमेंडेशन पे एफएसडीसी बनाई गई थी। आप मुझे बताएंगे कि एफएसडीसी कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनी। यहाँ से रिवाइज कर लेते हैं बस एफएसडीसी को। ये एक तरीके से है ना, एक तरीके से एग्जीक्यूटिव बॉडी है। चलो बता ही देता हूँ, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, स्टेट्यूटरी नहीं है। बट कमेटी का नाम आप मुझे बताएंगे। एग्जीक्यूटिव बॉडी है, स्टेट्यूटरी नहीं है, जिसको फाइनेंस मिनिस्टर हेड कर रहे हैं। और एफएसडीसी के जितने भी राइट जो मेंबर होते हैं, वो सारे मेंबर है जितने भी हमारे रेगुलेटर है। इट मीन्स आरबीआई इसका मेंबर है, आपका सेबी इसका मेंबर है, जो भी फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेटर है। आपका सेबी का चेयरमैन इसका मेंबर है, आरबीआई का गवर्नर इसका मेंबर है। और आपके राइट आपका जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो उसके जो चीफ है वो इसका मेंबर है। सो इस तरीके के जितने भी आपके राइट जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेटर्स हैं, वो सारे इसके मेंबर रहते हैं। आपने ये बात याद रखनी है। क्लियर, एफएसडीसी क्लियर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, 7th शेड्यूल में मेंशन्ड है। और यही वो बॉडी है जिसे इन्फ्लेशन कंट्रोल का टारगेट इंडिया में दिया गया है। राइट, ये बात आपने याद रखनी है। कंज्यूमर अफेयर का कुछ नहीं है इसमें। यहाँ से इससे हमने ये भी बात याद रखनी है कि एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन का मेन मकसद क्या था। इसका मेन मकसद जो अराउंड आपके 2014 के आसपास जो है बना हुआ था, ये आपका एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन। इसका मेन मकसद ना गुरु, ये कमीशन बेसिकली गवर्नमेंट के जो एक्सेस इन एक्सपेंडिचर है, उस एक्सपेंडिचर को कम कैसे किया जाए, उस एक्सपेंडिचर को मैनेज करने के लिए ये आपका एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन बनाया गया था। ये ना तो स्टैट्यूटरी है, ये ना तो आपका राइट कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है। दिस इज बेसिकली अ काइंड ऑफ सपोर्टिव कमीशन है ना। सपोर्टिव कमीशन जो कि नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है सरकार के द्वारा कि ये हमारा जो है फिजिकल डेफिसिट वगैरह खर्चा वगैरह बढ़ रहा है, इसे कैसे कर्ब किया जाए थोड़ा बहुत। तो एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन उससे रिलेटेड है। समझ गए बात को। और ये टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक का। एंड याद रखना। सो ये ज़्यादा हो गया आज के लिए, राइट, वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाती है यार गाइस। तो मैं एंड कर लेता हूँ। कल जो है हम यहाँ से आगे शुरू करेंगे। आई होप ये स्मॉल वीडियो, स्मॉल शॉर्ट क्लिप्स आपके रिवीजन में आपको हेल्प कर पा रही होगी। राइट, और आप जो है जुड़ सकते हैं मेरे ऐसे इनिशिएटिव के साथ। आप मेरे साथ बिल्कुल फ्री में अनअकैडमी की मेरी क्लासेस जो है एक्सेस कर सकते हैं। और इसके लिए राइट डेली मेरी वहाँ पे क्लासेस रहती है, 2 क्लासेस पर डे है, बिल्कुल फ्री में क्लास रहती है। अगर आप चाहते हैं तो आप ये चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। आजकल साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट हम कॉम्प्रिहेंसिवली वहाँ पे कवर कर रहे हैं। कवर क्या मतलब, रिवीजन कर रहे हैं। आप जो है आ सकते हैं, पीवाईक्यू के साथ डिस्कशन होता है। बीएसटी 2022 इसी कूपन कोड का आप जो है उसमें यूज़ कर सकते हैं। मिनिमम 10% और मैक्सिमम आजकल जो है आई थिंक 40-46% तक का आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। सो टेक केयर, बाय बाय। और क्लासेस की लिंक आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, एज ऑलवेज लव यू ऑल।